बसंती, अंग बसंती, रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया। अंग बसंती, अंग बसंती, रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया। जी हाँ, मस्ताना मौसम, बसंत आ चुका है। ऋतुराज बसंत, इस मौसम में संपूर्ण प्रकृति खिल उठती है। चारों ओर उत्साह और उमंग के रंग खिल उठते हैं। इसीलिए इसे ऋतुओं का राजा कहा गया है। लेकिन चूंकि यह परिवर्तन का मौसम है, तो इसमें हमें अपनी दिनचर्या और आहार विहार में भी ख्याल रखना पड़ता है, अन्यथा हम लोग व्याधियों से ग्रस्त भी हो सकते हैं। कुछ इन्हीं विषयों को लेकर आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर रमाशंकर शर्मा से आइए करते हैं स्वास्थ्य वार्ता। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल यही कि बसंत ऋतु के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद में आचार्य चरक ने बसंत ऋतु के बारे में कहा है कि बसंते निचिते श्लेष्मा दिन कृभादि विरिते ऋते और कायाग्निम बाधते रोगास्ततः प्रकुरते बहुनय। अर्थात बसंत ऋतु में जो है वो कफ के जो रोग होते हैं, चूँकि इसलिए कि शीत ऋतु में कफ जो है वो जमा हुआ रहता है, और जैसे ही ऋतु परिवर्तन होता है तो जमा हुआ कफ जो है वो पिघलता है, और पिघलने के दौरान जब हम आहार विहार में सावधानी नहीं बरतते हैं, अनुचित आहार विहार हमारा होता है, तो बहुत सारे रोग जो हैं, ऋतुजन्य रोग जो है वो होने की संभावनाएं रहती है, और बहुत सारे लोग अक्सर पीड़ित भी रहते हैं इससे। तो जो आप कह रहे हैं कि रोग से पीड़ित रहते हैं, तो इस मौसम में चूंकि ये खैर बसंत ऋतु आई है, तो परिवर्तन का सर्दी से एकदम थोड़ा सा गर्माहट भी आने लगी है। तो इस दौरान कौन कौन से रोग मुख्य रूप से इस दौरान उभरते हैं आपकी नज़र में, या आयुर्वेद की दृष्टि से कौन कौन से रोग इसमें उभरते हैं? चूँकि ये बसंत ऋतु जो है ये एक तरह से संधि ऋतु है। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बीच का जो समय है ये संधि ऋतु है, और संधि ऋतु में सामान्यतया रोगों के अधिक जो है ना, यूं तो बसंत जो है आनंद उत्साह उल्लास का जो है, उमंग का और ऋतु ऐसा है कि इसमें सारे पर्व जो है उमंग और उत्साह से भरा हुआ है। लेकिन चूंकि इसमें क्या है कि खास तौर से कफजन्य जो व्याधियां हैं, क्योंकि कफ कुपित होता है, और कफ कुपित होने से जो व्याधियां हैं उनमें मुख्यतया खांसी है, जुखाम है, श्वास रोग हैं, एलर्जी है, अच्छा, और वातश्लेष में ज्वर है, वायरल जो फीवर कहते हैं। तो इस तरह के रोग अधिकांशतः इस मौसम में ज़्यादातर होते हैं। इसमें श्वास के रोग या एलर्जी ये सब इस दौरान बढ़ जाते हैं। तो अपने कुछ ऐसे ही कुछ आयुर्वेद में ये भी उल्लेख होगा कि इन रोगों का शमन कैसे किया जाए, या हम अपनी दिनचर्या या अपने आहार विहार में हम क्या परिवर्तन लाएं कि ताकि ये मौसम हम सब के लिए मन भावन बना रहे। वैसे तो आयुर्वेद शास्त्र जो है सिर्फ चिकित्सा शास्त्र तक सीमित नहीं है, कि रोग और चिकित्सा तक सीमित नहीं है, ये तो संपूर्ण आयु का विज्ञान है, और हमें हर ऋतु की चर्या, दिनचर्या, विशद वर्णन आयुर्वेद में देखने को मिलता है कि हम किस ऋतु में कैसा खान पान करें, कैसा आहार विहार हमारा हो, ताकि हम रोगों से बचाव कर सकें। तो चूंकि वसंत ऋतु में जब कफजन्य रोग ज़्यादा हैं, तो खास तौर से ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारा खान पान, पहले हम खान पान की बात करते हैं, तो खान पान हमारा जो है वो ऐसा हो कि जिसमें खट्टे पदार्थ, चिकनाई के पदार्थ, ठंडे पदार्थ, जिनमें खास तौर से ठंडे पेय पदार्थ हैं, फ्रिज में रखी हुई वस्तुएं हैं, तो इस तरह की जो बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्या है कि सर्दी जुकाम के साथ में गले के रोग, टॉन्सिल्स वगैरह, ये सब तरह की व्याधियाँ, अनेक प्रकार की जो व्याधि समस्याएं जो है देखने को मिलती है। तो खास तौर से खान पान में ध्यान रखने की बात यह है कि हम चिकनाई, खटाई और ठंडी चीज़ें, इनसे हम बचाव करें।
चूंकि लोगों को लगता ही है कि एकदम जब मौसम परिवर्तन होता है तो लोग ये समझते हैं कि सर्दी गई और एकदम से लगता है कि गर्मी आ गई है, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि परिवर्तन परिवर्तन, जी। है। तो परिवर्तन जब होता है तो वो पूरी तरह गर्मी आने में समय लगता है। तो उसमें क्या है, लोग लापरवाही ज़्यादा करते हैं, ठंडी चीज़ें जो है वो शुरू कर देते हैं खान पान में। उसके साथ में जो आहार के साथ विहार जो है उसमें भी लापरवाही करते हैं, क्योंकि पूरी तरह से क्या, दिन में गर्मी जरूर महसूस होती है, लेकिन चूंकि सुबह जल्दी और रात में देर रात में उस समय हल्के हल्के ठंड का एहसास होता है, तो लोग समझते हैं कि गर्मी आ गई, तो वो अपने कपड़े, तो एक्चुअल में ओढ़ने और पहनने का जो है सारा वो थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते हैं, और वो कई तरह की समस्याओं में गिर जाते हैं, कई तरह की बीमारियां उनको जो है जकड़ लेती हैं। तो इसमें डॉक्टर साहब, जैसे मान लीजिए ये तो आपने कह दिया भाई सभी, तो ये आमतौर पर सभी के लिए है या कोई विशेष कुछ ऐसे वर्ग भी है, जैसे अपने यहाँ बच्चे हैं, युवा हैं, किशोरावस्था के या बुजुर्ग हैं, तो इनके लिए कुछ अलग अलग है इसमें, या सभी के इस्तेमाल करना पड़ेगा इनमें दिनचर्या का? देखिए, ऐसा है कि हर व्यक्ति की प्रकृति, हर व्यक्ति की इम्यूनिटी, जिसको कहें रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो सबकी अलग अलग भिन्न प्रकार की है जी। तो कई लोग बड़े शीत कड़ाके की ठंड को भी जो है बहुत कम कोट पहन करके जो है ना बर्दाश्त कर लेते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, और कई इतने सेंसिटिव होते हैं कि जरा सी हवा ठंडी लगी और वो तुरंत जो है एलर्जी है, जुकाम है, खांसी उनको। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर की जितनी आप प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखेंगे, सहन करने की शक्ति आपकी होगी, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन चूंकि खास बात यह है कि जब ये मौसम परिवर्तन होता है तो एक्चुअल में एक संक्रमण काल होता है, और संक्रामक रोगों का ही ज़्यादा जो है इसमें प्रभाव रहता है। तो खास तौर से जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और जिनकी इम्यूनिटी एक्चुअल में कम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कम है, और या जो पहले से कई रोग, खास तौर से जो है डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, किडनी के रोग हैं, या कुछ इस तरह के रोग जो शरीर को कमजोर, एक्चुअल में जो शरीर को कमजोर करने वाले जो रोग हैं, जेनेरिक रोग हैं या कुछ जरावस्था जन्य रोग हैं, तो उन लोगों को विशेष सावधानी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उन पे असर इसका ज़्यादा जो है, क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी कम होती है, प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो रोग का प्रभाव ज़्यादा होगा, तो वो विशेष सावधानी उनके लिए जरूरी है, क्योंकि वो संभावनाएं ज़्यादा ही होती है कि उन पे ज़्यादा इसका असर। तो कुल मिलाकर के या तो बच्चे हों या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो, और या बुजुर्ग हमारे घर परिवार के, वो विशेष सावधानी, उन लोगों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो इसमें ये सावधानी, ये तो सावधानी रह गया, लेकिन अपने यहाँ कुछ ऐसा, आयुर्वेद में तो कहते हैं कि रसोई से ही चिकित्सा होती है, तो आपकी नज़र में ऐसे कौन से माध्यम हैं, या ऐसे कौन से साधन हैं, या ऐसे कौन से पेय हैं, या ऐसा कौन सा आहार है जिनसे हम इन सभी लोगों से बचे रहें, पर्टिकुलरली इस मौसम में? वैसे देखा जाए तो आयुर्वेद की दृष्टि से तो हमारा रसोई घर जो है वो अपने आप में चिकित्सालय है, और सामान्य जो रोग है, परंपरागत रूप से भी जो है हम हर रोग के उपचार का जो है ना प्राथमिक जो माध्यम होता है वो हमारे रसोई घर से लेते हैं, और प्रयास यही होता है कि अगर सामान्य बीमारी, छुटमुट बीमारी है तो उसको हम उन्हीं से रोकने का प्रयास करते हैं। और आयुर्वेद में चूंकि बहुत विशद वर्णन इन सब चीज़ों का जो है ना, तो जहाँ तक इस मौसम के कफजन्य रोगों का सवाल है, तो इसमें सबसे बड़ी बात एक तो यह है कि अगर इस तरह के कुछ लक्षण हैं और नहीं भी है, बचाव भी, अगर, क्योंकि इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप रोग होने के बाद में ही चिकित्सा लें, क्योंकि रोग हो बचाव, उसका बचाव भाई ज़्यादा अच्छा ये होता है कि हम रोग होने के बाद में चिकित्सा लें, उससे बढ़िया है कि रोग हो ही नहीं, प्रयास ये होना चाहिए कि रोग हो ही नहीं। तो आचार्यों ने स्पष्ट रूप से दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, इनमें विशद वर्णन किया हुआ है, उसमें जो है विशद वर्णन इनका किया हुआ है कि किस तरह का जो है कुछ चीज़ें आप दैनिक उपयोग में लें ताकि रोगों से बच सके। तो इस मौसम के लिए खास तौर से एक तो क्या है कि क्योंकि त्रिदोष जन्य व्याधियां जो होती है ना, इसमें क्या होता है, वात, कफ और पित्त, इसमें क्या पित्त के विकार भी होते हैं। पित्त के विकार इसलिए होते हैं कि इसमें हमारी क्या है कि जठराग्नि जो है वो एक्चुअल में शीत ऋतु में प्रदीप्त रहती है, तभी तो गरिष्ठ और भारी भोजन जो है शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा पौष्टिक भोजन लेते हैं, लेकिन इस ऋतु में क्या है कि जठराग्नि मंद हो जाती है, तो इसलिए क्या है कि वो भारी और गरिष्ठ भोजन जो है वो नहीं पच पाता है, तो जठराग्नि जो है
कम होने से भूख भी कम लगती है, पाचन शक्ति भी कम होती है। तो इसके लिए क्या है कि त्रिकटु जो है, अच्छा। जिसमें 3 चीज़ों का समावेश है, जी जी। सौंठ, काली मिर्च और पीपल, अच्छा। तीनों को समान मात्रा में लेकर के उसका चूर्ण कर लें। जी। और चाय, दूध, दाल या सब्जी आधा चम्मच आप उसमें नियमित लें, तो ये आपको पित्तदोष से जो है त्रिकटु बचाव करेगा। हाँ, तो आयुर्वेद में तो यही कहा गया कि भाई मुख्य जो है 3 ही कारण होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन तीनों की वजह से होती है। अब चूंकि ये कफ जन्य व्याधियों का ज़्यादा सीजन है, जी। तो जो कफ जन्य व्याधियों को दूर करने वाली जो विशेष दवाएं हैं, हाँ। उनका जो सेवन है वो इसमें जरूरी है। उसके लिए क्या है कि तुलसी पत्र है, काली मिर्च है, अदरक है, हल्दी है। जी जी। ये चीज़ें क्या है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बढ़ाती है, साथ में जो सामान्य रोग, सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी, इनसे बचाव कर दिया। हाँ। इनको नियमित रूप से आप सेवन कर सकते हैं, निरापद है, किसी तरह का कोई इसमें वो नहीं। तो बचा जा सकता है इनसे। चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट में अगर कोई एक स्वास्थ्य से संदर्भ में कोई अगर एक सलाह सभी लोगों के लिए कि हम लोग, ये तो आपने बता दिया कि त्रिकटु का आपने कहा कि इनका प्रयोग करें, इसके अलावा भी कुछ एक और जो जनरल हम लोग किन किन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि ये मौसम आधुनिक युग में जैसे आप देखते हो कि पिज्ज़ा, बर्गर और ये आदि इत्यादि वस्तुएं हैं, लोग बाग मंगा के खा रहे हैं, होटल से ये मंगवा लिया जाए। तो इन चीज़ों के बजाय अपने घर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने ज़्यादा उपयोग करें, जो साधारणतया आमतौर पर घर में उपलब्ध रहते हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? जैसे बिल्कुल निश्चित रूप से जो है आज ये पिज्ज़ा संस्कृति और बर्गर संस्कृति में जो खास तौर से अभी नई जनरेशन युवा लोग जो है ज़्यादा जो है, तो सबसे बड़ी बात एक तो ये है कि ये सब खान पान जो है, खाद्य पदार्थ जो जितने भी हैं, ये निरापद नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है कि इनमें कुछ समावेश कई चीज़ों का ऐसा है कि वो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे नहीं हैं, और दूसरी बात ये है कि इनमें पैसा जो है वो भी खर्च होता है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है कि जो चीज़ें स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, और जो हमारे यहाँ तो खास तौर से आयुर्वेद ये कहता है कि भाई क्या खाएं और कैसा खाएं, उसका सबसे बड़ा सूत्र आयुर्वेद आचार्यों ने बताया है कि जिस ऋतु में, जिस स्थान पर जो जो चीज़ें पैदा होती हैं, उस समय में उनका भरपूर प्रयोग करना चाहिए। ये सबसे बड़ा सूत्र जो है ना, तो आप तो इस चीज़ को पकड़ लो तो भाई शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, अपने जहाँ स्थान, जहाँ आप रह रहे हैं, जिस देश काल वातावरण में आप रह रहे हैं, वहाँ जो चीज़ें लोकल जो चीज़ें पैदा हो रही है, उन सब चीज़ों को आप ले सकते हो, जैसे वो प्रकृति के अनुरूप है। ये शरीर जो है ये प्रकृति का सूक्ष्म रूप है, पंच तत्व जो प्रकृति के हैं उसी के जो सूक्ष्म रूप है। त्रिदोष जो है वो शरीर का बैलेंस और प्रकृति का बैलेंस पंच तत्व है, तो पंच तत्व का सूक्ष्म रूप है त्रिदोष। तो प्रकृति का संतुलन रहेगा तो त्रिदोष का संतुलन रहेगा। तो संतुलन जब बना रहेगा, प्रकृति से शरीर का संतुलन जब रहेगा, तो रोगों से बचाव होगा। सबसे बड़ी बात ये। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महती दी की। तो साथियों, अभी हमारे बीच थे डॉक्टर रमाशंकर शर्मा, आयुर्वेद विशेषज्ञ। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दी, और एक अच्छी बात कही कि जिस समय, काल और ऋतु में और जिस स्थान में हम रहते हैं, उस समय पैदा होने वाली जो फसलें हैं, जो फल है, सब्जी है या सब्जियां हैं, हमें उन्हीं का उपयोग करना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। और जो ये युवा पीढ़ी आज वो मैगी, पिज्जा, बर्गर, सबसे बड़ी बात आपने देखी है पता नहीं कि जो चीज जिसका सीजन नहीं है, जी, और वो चीज जो है कोल्ड स्टोरेज में रखी है या बाहर से आई है, अब आप उस चीज को उपयोग कर रहे हो, तो गुणवत्ता तो उसकी है ही नहीं ना, वो तो समाप्त हो चुकी है। गुणवत्ता तो तब तक है जब तक वो सीधे आपके यहाँ पैदा हो रही है और आप उसको यूज कर रहे हो, तभी यूज कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हो, तब है वो। तभी तो हम जितने समय के अनुसार जो चीजें हमारे लिए आती हैं उपभोग के लिए, हम उनका भरपूर उपयोग करें, उपभोग करें, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। और इसी आशा और उम्मीद के साथ कि ये मस्ताना मौसम यानी ऋतुराज बसंत आप सबके लिए मन भावन बना रहे। धन्यवाद।